इंटरमीडिएट 2025 के एग्जाम के लिए पॉलिटी का ये आज क्लास होगा। सेट नंबर 2 आज हम लोग करेंगे डिस्कशन। सेट 1 का हमने डिस्कशन कर दिया है, तो चलिए हम सेट 2 का डिस्कशन पूरे ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव का करेंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? यानी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कौन सी जो है ना तत्व पर बल देता है? विवेक पर, आस्था या अंधविश्वास पर, कानूनी दृष्टांत पर या पुरानी परंपरा? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक मान्यता पुरानी परंपराएं से हम लोग आ रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पुरानी परंपरा। ठीक है, अब याद रखने का तरीका यह है कि प्राकृतिक चीजों को हम पुराने पहले से ही मानते आ रहे हैं, इसीलिए पुरानी परंपरा जो है ना प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? मतलब अगर न्याय को अगर बचा के रखना है आपको, तो सबसे ज्यादा भूमिका इसमें से किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा भूमिका आपको होगा प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। मतलब बचाए के रखना है तो आपका जो है विधि का जो व्यवस्था है वो प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र प्रेस मीडिया भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा है सबसे ज्यादा कौन है। ठीक है, यहाँ पे जो भी दिए हैं सभी के सभी सही हैं, बस ऐसे सबसे ज्यादा में हमको पूछा गया है, इसलिए प्रभाविक विधि और न्यायिक व्यवस्था को हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए। आइए तीसरे नंबर सवाल को समझते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल मतलब स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो संविधान है, संविधान में 3 तरह का स्वतंत्रता दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे 6 है, लेकिन 3 तरह की जो है ना स्वतंत्रता की बात की गई है। इस बात को ध्यान रखें, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक है। तो यहाँ पे अंतःकरण की बात किया है, तो अंतःकरण राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? ऐसा मतलब स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट के जो देने वाले व्यक्ति हैं उसका नाम है थॉमस हॉब्स। क्या नाम है इसका? थॉमस हॉब्स। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि किसने कहा कि कानून के बल, ये सब 11th का, ये सब जितना भी आपको दिख रहा है ये सब 11th में दिया गया, पता है? 12th आप लोग पढ़े हैं, लेकिन 11th की बात तो याद किए नहीं, इसलिए सारा जो भी आप स्टेटमेंट वाला ये भी जो भी देखे हैं अभी तक जितना भी प्रश्न बताया गया ये सब 11th में दिया गया है, बात समझे? इसीलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि इस तरह का सवाल हमने पढ़ा ही नहीं है 12th में, बात समझे? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? मतलब 1948 में जो घोषणा हुई थी उस घोषणा का क्या नाम था, ये बोला गया है। तो उस समय जो घोषणा हुआ था, आपको ध्यान रखना है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में किए गए थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा कब हुए थे? तो 1948 आपको याद रखना है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आइए 6 नंबर सवाल को समझते हैं। 6 नंबर में क्या कहा है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया, ऐसा बोला गया है। तो ये प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है थॉमस हिल ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन, इस बात को ध्यान रखेंगे। अधिकरण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा का चिंतन किसने किया था? तो मतलब व्यक्तिवाद के, आपको सीधे ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाद का चिंतन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो व्यक्तिवाद के चिंतन करने वाले व्यक्ति थॉमस हॉब्स लॉक है। कौन है? हॉब्स लॉक। तो ये सारे स्टेटमेंट वाले सवाल जहां जो दिए गए हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि ये सारे 11th के सवाल दिए गए हैं जो स्टेटमेंट से पूछा गया। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया गया? यहाँ भी वही बात पूछा है, मतलब किसने प्रतिपादित किया था नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र? तो नागरिक गणतंत्रवाद के सूत्र के प्रतिपादक हैं आपको अरस्तु। अरस्तु जो है नागरिक गणतंत्र के गणतंत्रवाद के सूत्र के प्रतिपादक माने जाते हैं। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध किसने दिया है? निष्क्रियवाद पदबंध किसने दिया है? तो निष्क्रियवाद पदबंध का जो है वो है आपका एंथोनी गिब्सन। एंथोनी गिब्सन, ये नाम आपको जल्दी याद नहीं होंगे, थोड़ा सा आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं कि नागरिक है तो नागरिक निष्क्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? तो गिब्सन। ठीक है, गिब्सन दिया है, और गिब्सन से कैसे याद करेंगे? तो गिरा सो निष्क्रिय बन गया, ऐसे याद रखेंगे, गिरा सो निष्क्रिय बन गया मतलब गिब्सन। गिब्सन का मतलब गया, गिरा का मतलब है गिरा से निष्क्रिय रह गया। तो इस तरह से आपको निष्क्रियता का सिद्धांत, नागरिक निष्क्रियता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं। चलिए, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? मतलब धर्म जो है लोगों के लिए अफीम शब्द के मतलब दाता कौन है? तो ऐसा मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, उन्होंने कहा कि धर्म जो है ना लोगों के लिए अफीम है। अफीम का मतलब होता है कि ऐसा लत है जो आदमी छोड़ला से नहीं छूटता है, उसी को हम कहते हैं धर्म। भी उसी प्रकार का होता है कि आदमी धर्म के लिए मर रहा है,
लेकिन वो धर्म जो है आदमी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। मतलब धर्म के लिए मर रहा है एक तरफ शोषण किए जा रहा है, ये चीज बोला गया। तो यहाँ पे मार्क्स ने ऐसा कहा था। किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राकृतिक विनिधान जो किसी समाज की बाध्यकारी होते हैं। तो सारा स्टेटमेंट हमको लग रहा है कि इसी सेट में उठा के रख दिया है, ठीक है, सारा स्टेटमेंट इसी सेट में उठा के रख दिया है। तो याद रख लेंगे, एक जगह आपको है तो और अच्छा है। डेविड स्टर्न ने ऐसा कहा था कि प्राकृतिक विनिधान राजनीतिक मूल्य का प्राकृतिक विनिधान है। मतलब राजनीतिक जो है ना, मूल्य का प्राधिकृत विधान है। इस बात को राजनीतिक को उसने प्राधिकृत विधान के रूप में संबोधित किया है और उसका नाम है डेविड स्टर्न। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? मतलब शुरू में राज्य कैसा था? नगर राज्य था, साम्राज्य राज्य था, राष्ट्र राज्य था या पार राष्ट्र राज्य था? तो प्राचीन काल में आपको ध्यान रखना है कि नगर राज्य हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि नगर राज्य हुआ करता था प्राचीन युग में। आगे हम आपको बताते हैं 13 नंबर, किसने सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना है? माने सत्ता को सिद्धांत शास्त्री मानने वाला व्यक्ति कौन है? तो सत्ता को सिद्धांत शास्त्री मानने वाला व्यक्ति भी अरस्तु है, ठीक है। सत्ता को सिद्धांत शास्त्री मानने वाला व्यक्ति कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आई है, इस बात को ध्यान रख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं कि पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स के लेखक भी आपका अरस्तु है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि पॉलिटिक्स किसने लिखी है, इसके संपादक कौन है, किसने रचा है, ऐसे करके पूछे जाएंगे। तो अरस्तु पॉलिटिक्स के लेखक है। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? मतलब ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है जो कहा कि मुझे या तो स्वतंत्रता दे दो या मुझे मार दो? तो ऐसे कहने वाले व्यक्ति जॉन लॉस्की है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जॉन लॉस्की ने कहा था कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे सॉरी लॉस्की कह रहे हैं, लॉस्की नहीं सॉरी लॉस्की एच.जे. लॉस्की है, एच.जे. लॉस्की। जॉन लॉस्की बोला गया, ये एच.जे. लॉस्की है। क्या है? एच.जे. लॉस्की। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेरियों में जकड़ा हुआ है? ठीक है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आई है, इसको भी आप एकदम 100% ही याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आने की पूर्ण प्रबल संभावना ऐसे प्रश्न होते हैं। तो इसके रूसो, ठीक है, रूसो जो है ऐसा कहा था कि मनुष्य जो जन्म तो लेता है स्वतंत्र, लेकिन आकर के बेरियों में बंध जाता है। बेरी में बंधने से मतलब है कि दूसरे के नियम कानून में बनाए कानूनों में बंध जाता है। जैसे आप आज जो है आप भी कहीं ना कहीं समाज से बंधे हैं, तो हर कोई या परिवार के नियम कायदे से बंधे होते हैं। तो इसीलिए कहा था रूसो कि मनुष्य जन्म लेता है उस समय स्वतंत्र होता है, उस पर कोई बाइंडेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही वो बेरियों से क्या हो जाता है, बंद जकड़ जाता है। मतलब बेरी से जकड़ने का मतलब है कि बहुत सारे नियम कानून उनको मानने पड़ते हैं, या तो जहां शोषण हो रहा है वहां पे तो और ज्यादा जकड़ जाते हैं, ऐसा रूसो ने कहा। एक चीज और पूछा जाता है कि रूसो जो है कहाँ का व्यक्ति है? ऑप्शन में ज्यादातर रूस दिए जाते हैं, रूस का नहीं है रूसो, इस बात को ध्यान रखेंगे कि रूस लगाइएगा रूसो देख के तो गलत हो जाएंगे, ये फ्रांस का व्यक्ति है, ठीक है। रूसो जो है ना फ्रांस का व्यक्ति है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ये चीज भी पूछा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? मतलब मार्क्सवादी विचारधारा के कौन मतलब नहीं है, ऐसा बोला है। सभी इसमें से इसका मतलब मार्क्सवादी होंगे और एक मार्क्सवादी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स चाहते थे कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। तो ये आंसर तो मेरा होगा नहीं। वो समाजवादी समाज भी चाहते थे और वर्ग विहीन भी चाहते थे, तो इसका मतलब पूंजीवादी समाज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूंजीवादी समाज कभी नहीं चाहे हैं कार्ल मार्क्स, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पूछा हो सकता है कि यहाँ पे दीदी कौन विचारधारा नहीं है, कहीं एग्जाम में पूछे कि कौन है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो चाहते थे कि वर्ग विहीन राज्य हो, समाजवादी समाज हो और राज्य विहीन समाज हो, ऐसा वो चाहते थे। तो जो चाहते थे वो है और जो नहीं चाहते थे वो नहीं। वो नहीं चाहते थे कि पूंजीवादी समाज बने। आगे समझ में, चलिए। बोला है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब एक किताब का नाम है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। पुस्तक के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लास्की। कौन है? लास्की। अभी हम इससे पहले लास्की के बारे में एक चीज और बताएं, याद है कुछ लास्की के बारे में? नहीं याद है? अभी हम बताए हैं लास्की के बारे में, क्या बताएं बताइए एक बार फिर से, मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूं। 6 नंबर में यही ना है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था? 6 नंबर में तो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत तो लास्की नहीं दिया है, वो तो थॉमस यह दिया है, जॉन लॉक दिया है। बताइए क्या कहा है? 15 नंबर में किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, ऐसा कहा था लॉस्की। दो बातें लॉस्की का याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये दोनों बात आप दें, ये इतना बड़ा बात आप कैसे भूल गए कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? कौन कहा? लॉस्की, ठीक है। और एक बात उसने क्या कहा लास्ट में कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स उसने लिख दिया। क्या लिख दिया? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। हाँ वही होगा, एच.के. लॉस्की, वो वहां पे मिस प्रिंट होगा, ठीक है, दोनों सेम ही व्यक्ति है। चलिए यहाँ देख लीजिए, भौतिक समाज का अर्थ है। यहाँ पे बोला भौतिक समाज का क्या मतलब होता है? तो भौतिक समाज का मतलब होता है
जो वितरणात्मक समाज होना चाहिए, ठीक है, मतलब सब में वितरण होना चाहिए, उसको हम भौतिक समाज कहते हैं। मतलब वैसी व्यवस्था जिसमें सबके लिए समान व्यवस्था हो, सब अपना अपना हिसाब से काम कर सके, तो उस समाज को हम भौतिक समाज कहेंगे, ठीक है। सामाजिक समानता से नहीं मतलब है, वैधानिक समानता से मतलब नहीं है, और धार्मिक समानता से मतलब नहीं है। यहाँ पे किसी समानता की बात भौतिक समाज में नहीं, समानता की बात नहीं करता है, बल्कि सबके लिए समान चीज वितरण हो तो उसको कहते हैं भौतिक समानता। आइए अगले सवाल को देखते हैं। आगे बोला है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। ऐसा हम अभी बताए हैं, मार्क्स ने कहा था ऐसा कि वर्ग विहीन समाज ही न्याय उपलब्ध करा सकता है। मार्क्स का ये विचारधारा है, राज्य विहीन समाज ही आपको न्याय उपलब्ध करा सकता है, ऐसा मार्क्स ने कहा है। समाजवाद ही समाज में न्याय दे सकता है, तो ऐसा मार्क्स ने कहा, लेकिन पूंजीवाद ऐसा कर नहीं सकता है, ऐसा मार्क्स ने कहा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, आइए अब हम आ गए हैं 11th से हट के अब 12th में आ गए हैं, ठीक है। हालांकि 11th में भी ऐसे पढ़ने को है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा। तो मैं आपको बता दूं कि सांसद में दो सदन है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। ये उच्च सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता। इसका जो सदस्य है उसका कम से कम उम्र जो होगा 30 वर्ष का होना चाहिए, तभी जाकर के वो बन सकते हैं। और वो बनेंगे कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए बनेंगे। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। तो वही लोकसभा के बारे में भी जान लेते हैं। लोकसभा एक निम्न सदन है, ये लोगों की सभा है, यहीं से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री अन्य सदन से भी चुने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ का नेता होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद मैं आपको बता दूं, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, तभी जाकर के कोई लोकसभा का सदस्य बन सकता है। या आपको ध्यान रखना है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का तो होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो सकता है अगर लोकसभा को भंग कर दिया जाए। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि 5 साल ही होगा, 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहे कि 5 वर्ष से कम भी हो सकते हैं तो 5 वर्ष से कम भी, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाएंगे तो 5 वर्ष से कम भी चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका ए होगा, ठीक है। आइए हम 22 नंबर को समझते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक की चर्चा जो है अनुच्छेद 108 के तहत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा है। उसके बाद है कि इसको बुलाने का पावर राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्ष लोकसभा, मतलब लोकसभा के स्पीकर करेंगे, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। मतलब यहाँ से आपसे दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो पूछे जाएंगे कि कौन बुलाएगा, तो आप लगा देंगे राष्ट्रपति। कौन अध्यक्षता करेंगे? लोकसभा के। आगे समझ में, चलिए आगे समझते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? मतलब अगर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करना है तो उसमें ज्यादा पावर किसको दिया गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ज्यादा पावर राज्यसभा को दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा को ज्यादा पावर दिए गए हैं, ठीक है। राज्यसभा यहाँ पे, हाँ ठीक है, राज्यसभा को ही दिया गया, इस बात को ध्यान रखना है कि नई अखिल भारतीय सेवा अगर हमको करना है तो वहां सबसे ज्यादा पावर राज्यसभा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा को कहां पे सबसे ज्यादा पावर, मतलब ज्यादा ताकतवर बनाया गया है, तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने में। आशा करते इस बात को समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, एक दो समिति की मैं चर्चा करता हूं। एक होता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा, ठीक है। एक होता है लोक लेखा समिति, एक होता है प्राक्कलन समिति। ये दोनों एक दूसरे का जुड़वा वाहन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कौन है? तो प्राक्कलन समिति। ये बात पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। इतनी बात ध्यान रखना है, इसमें 30 होती है और इसमें 15 होती है। इसमें जो भी सदस्य होते हैं सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, लेकिन इसमें जो सदस्य होते हैं लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, इस तरह से 22 सदस्य टोटल होते हैं। तो इतनी बात आपको लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। आशा करते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये वार्षिकी रिपोर्ट जारी करता है, मतलब वार्षिकी रिपोर्ट बनाता है, जिसके आधार पर दस्तावेज बना करके बिल पेश किया जाता है इसी के सिफारिशों पर। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए देख लीजिए। संसद के दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा के सदस्य में से चुने जाते हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थात इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे ना, लोकसभा के सदस्य से चुने जाते हैं, लेकिन यही तो प्राक्कलन समिति की जगह हमको लोक लेखा समिति होता तो हम क्या लिखते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। आगे समझ में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए 25 नंबर सवाल पर समझते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि राज्य में जिस तरह से देश में दो सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, उसी तरीके से
उसी तरीके से राज्य में भी 2 सदन होते हैं, लेकिन सभी राज्य में नहीं, मात्र 6 राज्य में 2 सदन है। द्विसदनीय व्यवस्था मात्र 6 राज्य में है, जिसमें से यूपी बिहार का आता नाम, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का नाम आता है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम आता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, अन्यथा कहीं नहीं। तो जहां द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पे विधान परिषद है, जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधान परिषद है, अन्यथा कहीं विधान परिषद नहीं है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो 6 को छोड़कर किसी में नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि इसका जो कार्यकाल होगा वो कितने, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। लेकिन विधानसभा सदस्य, अगर यही चीज रहेगा कि विधान सभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष का। इनकी न्यूनतम आयु इनकी जो होगी विधानसभा में वो 25 वर्ष होंगे, वही विधान परिषद में जो न्यूनतम आयु होंगे वो 30 वर्ष के होंगे। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना है कि उच्च सदन है विधान परिषद और निम्न सदन है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा जो होंगे निम्न सदन होंगे और विधान परिषद उच्च सदन होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ राइट आंसर 6 वर्ष होगा। आइए, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र, अभी पूछ दिया 30 वर्ष होना जरूरी है, लेकिन यहीं पे विधानसभा दे देता तो सभा आ जाएगा, तो याद रखिएगा 25 वर्ष। कौन कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा कहां से ली गई है, माने हमारे जो संविधान में है वो समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से लिए गए हैं, तो समवर्ती की सूची की प्रेरणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि हमारे संविधान में भाग अनुसूची 7 अनुसूची नंबर 7 में 3 तरह के मतलब सूची का वर्णन है, 3 तरह के। तो पूछा जा सकता है कि 3 तरह का सूची कहां मिलते हैं, तो अनुसूची 7 में। 7 में कौन कौन सूची है, तो एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, एक संघ सूची है। 3 तरह के सूची है। 3 तरह के सूची से मतलब क्या होता है सर, तो राज्य जिस पर कानून बनाएगा वो राज्य सूची का विषय हो गया, संघ जिस पर बनाएगा वो संघ सूची का विषय हो गया, और जो दोनों मिलकर बनाएंगे वो समवर्ती सूची। तो यही समवर्ती सूची हम कहां से सीखे हैं, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया। चलिए आइए, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है। अब यहाँ पे बोला संघ सूची में कौन आता है, पुलिस आते हैं, न्याय आते हैं, रक्षा आते हैं, फौजदारी प्रक्रिया या विधि आते हैं। तो इसमें जो है रक्षा जो है आपको ये संघ सूची का विषय है। मतलब रक्षा मामले में केंद्र का जिम्मेवारी है कि आप किसी भी तरीके से पूरे देश के नागरिक का रक्षा करेंगे, तो रक्षा मामले में आपको केंद्र का है। नहीं तो पुलिस, राज्य पुलिस, आप जानते हैं कि राज्य में भी पुलिस होता है, बिहार सरकार का पुलिस है, यूपी सरकार का पुलिस है, तो हम कहते हैं ना, तो पुलिस किसका होता है, राज्य का होता है, तो वो राज्य सूची का विषय हो गया। न्याय व्यवस्था, न्याय देने का काम जो है राज्य का भी है और देश का भी है, तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। फौजदारी व्यवस्था भी समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे केंद्र सूची के विषय कौन सा है, रक्षा व्यवस्था। आगे समझिए। आइए, 42वें संविधान संशोधन बोला है कि समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे। मतलब समवर्ती सूची में संशोधन हुआ था, तो जब 42वां संविधान संशोधन तो कौन सा जोड़ा गया था, तो उस समय जो है ना जनसंख्या नियंत्रण जोड़े गए थे, हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्था भी जोड़ा गया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, 1 मिनट 29, जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये समवर्ती सूची का विषय है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो विषय है समवर्ती सूची का विषय है, और जनसंख्या नियंत्रण भी समवर्ती सूची का विषय है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची में हुआ करता था, लेकिन राज्य को अगर हम जिम्मेवारी छोड़ दिया, देश अपना न्यूट्रल हो जाए, ऐसे में जनसंख्या और ज्यादा विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए राज्य को कहा कि भैया ये नहीं, ऐसा करते हैं कि दोनों आदमी का काम रहेगा कि जनसंख्या को कंट्रोल करे, तो ऊपर से और नीचे दोनों मिल गए तो क्या हो गया, समवर्ती सूची में आ गया। आगे समझ में। चलिए, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्ति। अब देखिए, अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र राज्य, आपको हम बता देते हैं कि अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, तो अवशिष्ट शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है। ठीक है, मतलब जो न राज्य सूची में है, जो न संघ सूची में है, न समवर्ती में, तो वो अवशिष्ट शक्ति हो गया। तो वो शक्ति किसके पास होगा, केंद्र के पास। पहले मोबाइल टेलीफोन ये सब नहीं था, तो जब विषय बांटा गया तो टेलीफोन की व्यवस्था तो नहीं था उस समय, तो उस समय थोड़ी ना विषय बनेगा, हाँ टेलीफोन पर कौन कानून बनाएगा, मोबाइल पर कौन कानून बनाएगा, ऐसा नहीं था। तो वो अवशिष्ट शक्ति हो गया और वो केंद्र के पास चला गया। आगे समझ में। बोला कि नया कोई अगर विषय जुड़ेगा, आएगा, पैदा ले लेगा, तो उसका पावर किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। अब भारतीय योजना आयोग, मतलब आपको मैं बता दूं कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में। चालू कर दिए। चलिए देखिए, योजना आयोग की बात मैं कर रहा था, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग का जो हेड होता है पीएम होता है, जो भी पीएम होंगे वो होते थे, लेकिन योजना आयोग की जगह अब आ गया है, जब मोदी सरकार आए तो नीति आयोग बन गया। क्या आ गया, नीति। ठीक है, नीति आयोग, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो
आपको ये बात ध्यान रखना है, नीति आयोग की स्थापना कब हो गई? तो 2015 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया है, योजना आयोग। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग कब बन गया? तो 2015 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1900। इसके हेड कौन होते हैं? तो पीएम। इसका भी हेड पीएम होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे 14 में समाप्त किया गया, क्योंकि 14 में समाप्त हुआ तभी तो 15 में नीति आयोग आया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14। आगे समझिए, अगस्त 2014 में, 14 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी कहे कि बंद योजना आयोग, नीति आयोग आएगा। नीति आयोग आ गया, सिंपल भाषा में। वहीं से मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है। अभी 24 वर्ष 10 वर्ष पूरने वाले हैं 2024 में, पूरी गए, 11वां चल रहा है। इस बात को ध्यान रखना। चलो, मैकमोहन रेखा। अब हम आपको बता दे रहे हैं कुछ बाउंड्री लाइन है देश के लाइन में, तो इस बात को ध्यान रखना। बोला है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को है, मतलब किन राज्यों से जुड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, चीन के साथ जो है ना मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन है? रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान। और मैं बता दूं, मैप से अभी बता दूं, तो ये अगर आपका इंडिया है सपोज, तो चाइना यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके कौन से राज्य हो सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश हो सकते हैं, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा कहाँ होंगे? अरुणाचल प्रदेश। इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका पाकिस्तान है, तो इधर कौन? गुजरात है। गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य के साइड में जो हो जाएगा आपका, या जम्मू कश्मीर के साइड में हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है उस साइड में है। तो इस तरह से आपको लोकेशन याद रहेगा, तो लाइन भी याद रहेंगे। रेड क्लिफ लाइन किस राज्य से जुड़ रहा है, या मैकमोहन किस राज्य से जुड़ रहा है, तो इस तरह से आप ध्यान। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो वही इमरजेंसी लगा दी थी, तो उसी को संकटकालीन कहते हैं, ठीक है। 1975 में इमरजेंसी लगा दिए थे जबरदस्ती। लोग जब विरोध किया ना कि भैया तुम्हारी सरकार गलती है, सही नहीं चल रहा है, तो कहा कि रुक, हम इमरजेंसी लगा देते, सबको पिटवा पिटवा के अंदर करवा दी। ये होता है तानाशाही की सरकार। जब सरकार तानाशाही पर उतर जाए तो पुलिस को भेज देता है, और पुलिस क्या होता है? पुलिस तो भाई उसी के अधीन रहता है, तो कार्य करने लग जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि 75 में जबरदस्ती इन्होंने क्या कर दिया था? आपातकाल लागू करके लोगों को अंदर बंद करने के लिए लगवा दी। तो ये बोला आंतरिक गड़बड़ी के कारण। आंतरिक गड़बड़ी, उन्होंने कहा कि जब सब हल्ला किया, अपना डिमांड किया था, आंतरिक गड़बड़ी हो गया। ये कौन हुआ आंतरिक गड़बड़ी? भाई आंतरिक गड़बड़ी तब होगा जब कोई विदेशी आकर के हमको हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, तब ना गड़बड़ी मानेंगे। या सेना लड़ जाएगा तो आंतरिक गड़बड़ी मानेंगे। कि लोग डिमांड किया अपने हक के लिए, तो वही आंतरिक गड़बड़ी आ गया, अटकल दो अंदर जेल में। ये तरीका 75 में हो गया था। कौन? इंदिरा गांधी जी की सरकार ला दी थी। तो ध्यान रखना है, ये सब कांड होते रहते हैं। तो नॉलेज जब तक नहीं रहेगा तब तक ऐसी तुम्हारा सरकार तुम पर शोषण करेगा। इसलिए ज्ञान होना, इसलिए कहा कि नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? तो 6 अंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन वर्तमान में 5 कार्यरत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एगो के सुस्ती पकड़ा हुआ है। आगे देखिए 35। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग, जो निशस्त्रीकरण आयोग है वो कब बनाए गए थे? ये चीज बोला है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निशस्त्रीकरण आयोग कब बनाए थे? कब बना था? 1952 में निशस्त्रीकरण आयोग बना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इसके राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू। किसान कांग्रेस बनाने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। विश्व एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए हम 1 दिसंबर एड्स दिवस मनाते हैं कि एड्स क्या होता है, क्यों हो जाता है, हमें उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सारी जागरूकता के लिए हम 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायत में 50% आरक्षण दिया? तो हमारे नीतीश पलटू बाबू जो है वही महिला को कहा कि 50% आरक्षण हम देंगे, पलटू बाबू, ठीक है, बिहार में। तो इसीलिए महिलाएं जो है ना बार बार नीतीश पलटू बाबू के लिए आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। खैर ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पलट रहे हैं इसलिए बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये पलटते हैं तभी तो बोला गया। हाँ, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो सोवियत संघ इसमें कहाँ है? चीन में। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो टीटो जी थे, टीटो। याद रखेंगे, प्रथम गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के जो अध्यक्ष बने थे वो मार्शल टीटो। हालांकि थे सभी, सुकर्नो भी थे, नासिर भी थे, नेहरू जी भी थे, सदस्य के रूप में थे, लेकिन अध्यक्ष के रूप में कौन थे? टीटो। आगे समझ में। चलिए आइए 41 नंबर सवाल को समझ लेते हैं। 50 तक ही हमको लग रहा है कि हो पाएगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिभामान उभर रहा? ठीक है। तो यहाँ पे याद ध्यान रखेंगे कि संघवाद के होने से क्या, कौन सा प्रतिभान उभरता है? सौदेबाजी वाला संघवाद। इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। एकात्मक संघवाद तो होगा नहीं। बोला क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो सौदेबाजी वाला संघवाद, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? मतलब राज्य सूची के विषय पर अगर अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 249 में ऐसा लिखा है कि राज्य सूची का विषय राज्य के पावर है, लेकिन अगर राज्य कहेगा कि भैया हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो 249 के तहत वो बना देगा। बात समझे?
यानी कहने का मतलब राज्य सूची का पर राज्य कानून बनाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राज्य कहे कि हमारे लिए कानून बनाइए जो लोक हित में है, तो उस परिस्थिति में 249 के तहत संसद जो है ना, संसद के पास पावर हो जाता है कि राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से मतलब है कि पंचायतों में व्यवस्था लाने के लिए, शक्ति देने के लिए, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। हालांकि अशोक मेहता भी समिति द्विस्तरीय की बात किया था और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था। तो ये दोनों बात भी देखिए। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो मैं बता दिया था कि भाई अशोक मेहता समिति हो या बलवंत राय मेहता समिति हो, दोनों के दोनों पंचायती राज से संबंधित है और पंचायत को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। फर्क कितना है कि बलवंत मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की बात कही थी और अशोक मेहता समिति जो है ना द्विस्तरीय समिति मतलब द्विस्तरीय पंचायत बनाने की बात कही थी। तो ये एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली कि अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायत से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायत से है। दूसरी बात है कि त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। वही द्विस्तरीय का मतलब जो सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति। ध्यान रखना है दोनों को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आइए 45 में क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 75 के तहत जो है एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा बताया गया है। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सारे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। बोला है कि 73वें संविधान संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन का कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अर्थात जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में मात्र 8 सूची थी। 8वीं सूची में भाषा का वर्णन है। पूछा जाता है कि 8वीं सूची में किस चीज का वर्णन है? तो भाषा का। 9वीं बना जब भूमि विवाद हुआ तो उसके लेकर के 9वां बनाया गया। 10वां बना जब दल बदल कानून आया तो 10वां बनाया गया अनुसूची। जब पंचायती ग्राम पंचायत बनाया गया तो 11वां अनुसूची जोड़ा गया जो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। वही 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है 12वां अनुसूची। और संविधान में अभी तक 12 अनुसूचियां हैं, इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि मूल संविधान में 8 थे लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है और 12 जो है शहरी पंचायत से संबंधित है। तो इतनी बात ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 11। अगर यही शहरी पंचायत पूछता या 74वां संविधान संशोधन पूछता तो 12वां हो जाता। तो इतनी बात ध्यान एक साथ रखना है। चलिए बोला है यदि राज्य सभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? मतलब राज्यसभा और लोकसभा में मनमुटाव हो जाए तो विकल्प क्या है? तो विकल्प है संयुक्त बैठक। क्या है? संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक का निर्णय जो है ना होता है और इसको बुलाने वाला राष्ट्रपति होता है, अध्यक्षता करने वाला लोकसभा स्पीकर होता है। ये कई बार बता चुके हैं, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना हो सकती है। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। डिस्कशन का यही फायदा होता है कि बार बार सुनो। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल 50 राज्य हैं, इस बात को ध्यान रखना है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुए थे। ठीक है, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान 3 तरह के आपात लगाते हैं। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाते हैं, दूसरा 356 के तहत लगाते हैं और तीसरा 360 के तहत। तो 52 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है और 56 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 60 के तहत वित्तीय आपात लगता है। वित्तीय आपात तो पूछा जाएगा कि भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपात लग चुका है? तो एक बार भी नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखना है। 356 बार अनेकों बार प्रयोग हो चुका है और 352 3 बार प्रयोग हो चुका है। 3 बार, इस बात को ध्यान रखना है। 3 बार प्रयोग हो चुके हैं 352, 356 अनेकों बार हो चुके हैं और 360 एक बार भी नहीं हुआ है। तीनों आपात लगते हैं, मतलब इमरजेंसी लागू करने वाला अनुच्छेद है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे हम अब अगले को जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष? तो फिर 1990 आएगा। तो यहाँ पे 1990 अक्टूबर में हुआ था या सितंबर में? तो अक्टूबर में हुए थे, इस बात को ध्यान रखना है। अक्टूबर 1990 में जो है क्या हुआ था? शीत युद्ध, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, आइए बोला संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्रिगवेली जो है ना संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव बने थे ट्रिगवेली। अभी वर्तमान में पूछेगा तो एंटोनियो गुतेरस, इस बात को ध्यान रखना है। एंटोनियो गुतेरस, इस बात को ध्यान रखें। एंटोनियो गुतेरस जो है ना वर्तमान में है, ये पूछा जा सकता है। प्रथम कौन थे? तो ट्रिगवेली का संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे से, इस बात को ध्यान रखना है। तास्कन समझौता कब हुआ था? तो तास्कन एक शिमला समझौता होता है, एक तास्कन समझौता होता है। तो शिमला समझौता 1954 है और पंचशील समझौता 1954 में है, शिमला समझौता 1972 में है और तास्कन समझौता 1966 में है। इस तीनों को एक साथ याद रखेंगे। एक है पंचशील जो भारत चीन के बीच हुआ 1954, एक है 1972 वाला जो शिमला समझौता हुआ है और एक है 1966 वाला जो तास्कन समझौता हुआ है। तो तीनों समझौता में से एक समझौता हर साल पूछे जाते हैं, तीनों एक साथ याद रखना है, डेट भी याद रखने हैं।
चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। मतलब ये ऐसा किसमें कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद केस में, ठीक है। हाँ, 1973 में केशवानंद भारतीवाद केस आया तो कहा कि भाई संविधान में ये कह दिया गया कि भाई कोई भी अगर संशोधन होता है, अगर मौलिक अधिकार में कटौती होता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसा केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था और प्रस्तावना को संविधान का अंग भी इसी के द्वारा माना गया था। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, बोला है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो आप सभी को पता है 1976-42 होगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अच्छा, इस समय और भी कुछ जोड़े गए थे, कोई बता सकते हैं? तो एक चीज याद रखिएगा, और उसके बाद है एक कौन चीज जोड़ा गया था? समाजवाद। क्या है? समाजवाद जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42 में संविधान संशोधन के जरिए। तो 2 बातें हमने पढ़ा, एक तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, दूसरा हमने बोला कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। एक चीज और हुआ था कि कुछ सूची जो है ना, मतलब विषय जो है ना, राज्य सूची से हटा करके संपत्ति सूची में डाल दिए गए थे। तो ये 1976 में 42 में संविधान संशोधन के जरिए हुआ था। तो ये सारी बातें हैं जो एक जगह याद रखेंगे या एक जगह लिख के रखेंगे तो याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, देश के रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आता है? मतलब ये मौलिक कर्तव्य की कोटि में आता है, देश की रक्षा करना। चुनाव, बोला है चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत? देखिए यहाँ बोला है कि चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली में होती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होती है। राइट आंसर इसका ये जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव इस प्रणाली से होते हैं। जैसे अगर लोकसभा में कोई चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो जिसको हम फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, तो वो अलग प्रणाली होता है। और ये चुनाव होता है जिसमें से अंक काट करके निकाल करके बनाए जाते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि राष्ट्रपति का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि किसका चुनाव जो है ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होते हैं। तो राज्यसभा में एक तो होता है और एक होता है आपका वही राष्ट्रपति का, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, या प्रणाली कौन सी है इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब होगा आपका 58 में बोला है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं मेहराब की आधारशिला। राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? मतलब राज्य के शासन में केंद्र का आदमी कौन होता है? ये सीधा सीधी बात पूछा है, तो राज्यपाल होता है। मतलब राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का आदमी होता है, ताकि वो केंद्र को सूचित करता रहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। या केंद्र के प्रति अगर कोई अगेंस्ट में कार्य करता है तो तुरंत केंद्र को सूचित राज्यपाल करता है, ठीक है। वो केंद्र का ही आदमी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए तो न्यूनतम आयु कई बार बता चुके हैं 30 वर्ष, वही लोकसभा का था तो 21 वर्ष कहाँ पर है? पंचायत में। इस बात को ध्यान रखें, पंचायत में अगर चुनाव आपको लड़ना है तो 21 वर्ष का होना जरूरी। तीनों बात आपको ध्यान रखना है। पंचायत पूछ रहा है कि राज्यसभा पूछ रहा है कि लोकसभा पूछ रहा है कि आपको विधानसभा पूछ रहा है कि विधान परिषद पूछ रहा है, इस तरह से सभी को याद रखना है एक साथ, ठीक है। चलिए अब 35 वर्ष कहाँ चाहिए? राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, सभी याद रखना जरूरी है। आगे देखिए, बोला है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो विकेंद्रीकरण जो है कौन सी शासन होगा? एकात्मक होगा या संघात्मक होगा या सैनिक होगा या राजतंत्र? तो संघात्मक शासन में विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। संघात्मक शासन जहां होता है, जैसे हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, संघ मिल करके चलने वाला, तो वहां पर सत्ता का बंटवारा होता है, अधिकार का बंटवारा होता है, पावर का बंटवारा होता है, ठीक है। इस तरह से बोला है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायकों कानून बना सकते हैं? मतलब दोनों कानून किस पर बनेंगे? तो कई बार चर्चा हो चुकी है। संपत्ति सूची की चर्चा किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। इस बात को 8वीं में क्या है? भाषा है। 8वीं में क्या है? भाषा है। 9वीं में क्या है? भूमि से संबंधित है। 10वीं में क्या है? दल बदल है। 11वीं में क्या? पंचायत है। और 12वीं में क्या है? तो 12वीं में आपको है शहरी पंचायत, ठीक है। इस बात को सब याद रखना है एक साथ, ठीक है। आगे देखिए, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दक्षेस का जो हुआ था बांग्लादेश के ढाका में हुआ था पहला सम्मेलन, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दक्षेस जो है एक सार्क है, और ये सार्क जो है ना दक्षिण एशियाओं का समूह का संगठन है। और दूसरी बात है कि ये उसकी स्थापना जो हुआ था 1985 में, ठीक है, कांग्रेस के स्थापना के 100 साल बाद। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितने जनसंख्या आवश्यक है? 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर जो है नगर निगम बनते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मेगा नगर जो है, हाँ 50 लाख से अधिक पर आपको है मेगा नगर। और इसके बीच में 50 लाख से अधिक पर आपका मेगा नगर नहीं, दूसरा नगर होता है क्या? एक होता है नगर निगम, उसके बाद नगर निगम के बाद एक मेगा नगर, महानगर है, एक मेगा नगर। हाँ ठीक है, एक सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं, 1 मिनट। 5 लाख अधिक हो गया तो वो बन गया नगर निगम, ठीक है। पहला, अगर 50 लाख के बीच में है और 5 लाख और 50 लाख के बीच में, 50 लाख के बीच में है तो ये बन जाएगा आपको क्या चीज है? महानगर। और 50 से ज्यादा हो जाएगा तो मेगा नगर, याद रख। चलिए डेटा याद रखना जरूरी है।
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो अब जो है ना भारत में 7 वर्ष निवास करना होगा। मतलब इस 86 का अधिनियम बताता है कि भारत में कम से कम 7 वर्ष आप रहिएगा तभी जाके भारत का नागरिकता आपको मिलेगा। ये बात बताना है, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम है? अधिनियम 1986 है। हम इस 1986 में भी संशोधन हो चुका है, 2019 में संशोधन हुआ है, जिसमें से कुछ धार्मिक लोगों को मतलब बौद्ध, सिख, जैन जो अल्पसंख्यक है अगर बाहर से आए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा संशोधन 2019 में किया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बोला है हमारी योजना व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी जो योजना नियोजन है वो कौन से विचारधारा पर है? उदारवादी है, लोकतांत्रिक, समाजवादी है? तो समाजवादी लोकतांत्रिक है, इस बात को ध्यान रखना है। किस पंचायत, उसके बाद बोला है किस पंचवर्षीय योजना के गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चलाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चलाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय 74 से 79 में। सबसे बड़ा बात ये पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब थी? तो 51 से 56। फिर तीसरी कब थी? तो 61 से। दूसरा था 56 से 61, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा था 56 से 61, तीसरा था 61 से 66, ठीक है, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पहला पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? तो कृषि से है, दूसरा का उद्योग से है, ठीक है, और तीसरा जो है ना असफल हो गया था, इस बात को। तीसरा में ही युद्ध हो गया था चीन और पाकिस्तान का, सॉरी चीन और भारत का, जिसके कारण असफल हो गया। और पाकिस्तान से भी युद्ध हुए हैं तीसरे में, इस बात को ध्यान रखें। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को अधिक दर्जा दिया गया था? नगर निकाय का मतलब हो गया 74वां संविधान, और 73वां है पंचायत, इस बात को ध्यान रखना। अनुसूचित जाति की अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ के संस्थापक है भीमराव अंबेडकर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो इसमें कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। हाँ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। कौन हो जाए? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो मैं बताया हूँ कि 62 में हुआ था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय भारत और चीन युद्ध हो गए थे। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारत चाहता है कि विश्व में शांति हो जाए, ठीक है, शांति, सह अस्तित्व भी चाहता है, पंचशील, ठीक है। तो ये सभी होंगे। परंपरागत सुरक्षा नीति कौन कौन से तत्व हैं? तो शक्ति संतुलन है, गठबंधन राजनीति है, सामूहिक सुरक्षा है, सब होंगे इसमें। परंपरागत दो तरह के हमने सुरक्षा बताया था, एक परंपरागत एक अपरंपरागत। तो दोनों में मैंने बताया था, यहाँ पे शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, ये सब परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कहे थे तिलक। कौन कहे थे? तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 22 के तहत। कहाँ है अनुच्छेद 22 के तहत? क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 के तहत शोषण का विरोध अधिकार है। तो यहाँ 22 होगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि एक है 14 से 18, ठीक है, एक है 19 से 22, ठीक है। तो 19 से 22 जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये है हमारा समानता का अधिकार। क्या है? समानता का। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो भी अनुच्छेद होगा वो सब संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 22, ठीक है। 23 में तो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और अनुच्छेद 33 जो है आगे जो है ना कुछ बाइंडेशन लगाए हैं मौलिक अधिकार पर, उसमें दिया गया है। 38 जो है ना नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 22। और 32 रहता तो 32 भी हो जाता, लेकिन 32 यहाँ नहीं था, 22 था, तो 22 आंसर हो जाएगा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो भारत में जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की है, वास्तविक कार्यपालिका है, बहुदलीय कार्यपालिका, इनमें से सब है। इसमें जो है भारत का जो कार्यपालिका है वो नाम मात्र का है, ठीक है। हाँ ना, वास्तविक नहीं, नाम मात्र का इसलिए है क्योंकि पूरा चलता है विधायिका का। किसका चलता है? राष्ट्रपति प्रमुख है, लेकिन राष्ट्रपति प्रमुख होते हुए भी वो नाम मात्र का है। प्रमुख है लेकिन पूरी शक्ति उनमें नहीं है, तो इसीलिए नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है। आगे समझ में? मतलब कार्यपालिका का हेड कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का है, काम तो सारा प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के पूरे डायरेक्शन से पूरा चलता है। क्या हुआ? दोनों को एक साथ खांसी। चलो, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्विसदन का क्या नाम है? तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। या अगर मान लो राज्य में पूछता, भारतीय संसद ना होता, राज्य में पूछा तो ये उच्च सदन है, ठीक है, राज्य में। और राज्य में नहीं, अगर भारत के में पूछेगा तो भारत में राज्यसभा जो है उच्च सदन है, ठीक है।
लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो 40 लोकसभा में है और राज्यसभा में पूछता तो 16। ठीक है, राज्यसभा में पूछता तो 16, लोकसभा में पूछा तो 40, लेकिन विधानसभा में पूछेगा राज्य में बिहार में तो 243, विधानसभा में, विधान परिषद में पूछेगा तो 75, विधान परिषद में पूछेगा जैसे ही विधान लग जाए तो ये 243 और 75 याद कर लीजिए। और लोकसभा राज्यसभा पूछेगा 40 और 16। ठीक है, इसमें से कोई भी आ सकता है डेटा, इस बात को ध्यान। बोला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? आप करते नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इस अनुच्छेद को अब खत्म कर दिया गया, 31 के तहत होता था लेकिन अब नहीं होता। ठीक है, ये पहले वाला बात दे दिया है। 331 के तहत जो है किए जाते थे, लेकिन अब नहीं किए जाएंगे क्योंकि अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब नहीं चुन सकते हैं एंग्लो इंडियन को। ठीक है, 2 के, अब सिर्फ 12 के राज्यसभा में चुनेंगे। पहले चुनते थे 12 राज्यसभा में या 2 लोकसभा में, लेकिन ये अभी 2 को नहीं चुनते हैं, अब खाली इतना ही चुनेंगे, इस बात को ध्यान। चलो, बोला साधारण विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 6 माह तक जो है ना साधारण विधायक रोक सकती है, लेकिन धन विधायक कहेगा तो धन विधायक 14 दिन, धन विधायक कहेगा तो 14 दिन, लेकिन साधारण विधायक कहेगा तो 6 माह, 6 माह तक अटका सकती है। और यहाँ पे 14 दिन तक, 14 दिन, अगर 14 दिन बाद अगर नहीं मानता है तो उस समय जो है ना वो पारित मान लिया जाता है, अपने समझ आ जाता है कि ये बिल जो है पास हो गया। धन विधायक को रोकने का पावर राज्यसभा में नहीं है, वो 14 दिन तक वेट करता है, 14 दिन बाद अगर नहीं पारित होता है तो अपने आप पारित हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? तो मुसोलिनी ने ऐसा कहा है, नहीं, मैकियावेली ने ऐसा कहा है कि जो है युद्ध जो है ना क्रूर अनिवार्यता है। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो इसके शांति जो है ना कायरो का सपना है, ऐसा मुसोलिनी जो तनाशाह थे कहे थे। मुसोलिनी जो एक तनाशाह व्यक्ति थे तो स्वाभाविक वो कहते थे कि भाई शांति वही करता है जो कायर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति द्वारा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो देखिए, शांति बनाने के लिए एक तो 1920 में हुआ है, एक तो 1945 में हुआ है। जो 45 में हुआ वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, और जो 1920 में हुआ वो राष्ट्र संघ है, इस बात को ध्यान रखना। राष्ट्र संघ फेल हो गया, इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगर ये फेल नहीं होता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, इसीलिए ये फेल हो गया। तब इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बनाए गए, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? कब हुआ है? 1957 में। ठीक है, 1957 में अणुकरण ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 51-52 में हुए थे। ठीक है, 1951 से 52 में हुए थे, इस बात को ध्यान रखना, 51 से 52 में। लेकिन आप बताइए कि हम आंसर कौन सा चुनेंगे? तो 52 चुनेंगे, क्योंकि 52 में पूरा संपन्न हुआ था, इसलिए घोषणा हुई थी 51 में, शुरू हुआ खत्म हुआ था 52 में। ऐसे में हम 51-52 को मारते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए तो 52 को टिक करेंगे क्योंकि क्लियर हुआ था 52 में। दूसरी बात है, अगर 52 ना रहे तो 51 को टिक करके निकल सकते हैं। अगर समझ में, इस बात को ध्यान रखें। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? अभी बता दिए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्र संघ पूछे तो 1920 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। द हेग नहीं दिया है, हेग दिया है तो हेग लगा देंगे। ठीक है, ये नीदरलैंड में पड़ता है द हेग, इस बात को ध्यान रखना है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए थे? गुट निरपेक्ष का जो है बेलग्रेड में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था? 1949 में नाटो की स्थापना हुआ, 50 में नहीं। ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना हुए थे। ठीक है, ब्रुसेल्स में किए गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जो विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं उन्हें सभापति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो भी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको भी सभापति कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के अध्यक्ष होंगे उनको हम सभापति कहेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको भी सभापति कहते हैं, राज्यसभा के जो सभापति अध्यक्ष होंगे उनको भी सभापति कहते हैं, इस बात को ध्यान। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। विधान परिषद को हम उच्च सदन के रूप में जानते हैं, वही विधानसभा को निम्न सदन। विधान सभा हो गया, जहां सभा लग गया निम्न सदन हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान। विधान परिषद को हम क्या कहेंगे? उच्च सदन। बिहार विधान परिषद में अभी बताए हैं 75 सीट है, परिषद में 75 सीट है, पसे 75, इस बात को ध्यान रखें। जैसे ही बिहार में आएगा परिषद, पसे 75, ठीक है, और 243 विधानसभा में, इसमें है विधानसभा में, तो इस बात को ध्यान कर लीजिए। ठीक है, आइए देखिए आगे क्या। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति का कोरम 1/10 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, माने कुल सदस्य का 10वां भाग, कुल सदस्य का 10वां भाग, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक है? कम से कम तो 2 अधिवेशन आवश्यक है, एक साल में 2 बैठक होना जरूरी है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो है ना मौलिक अधिकार की रक्षा करने वाले गार्ड है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी वही हमारे रक्षक है मौलिक अधिकार के। उसके बाद बोले हैं भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? न्यायपालिका जो है कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, राइट आंसर हो जाएगा ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च सेवानिवृत्ति, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति है तो 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय होता तो 65 वर्ष, इस बात को ध्यान रखना। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है।
ठीक है, इसी को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ कहा गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 1 राज्य का संघ है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतनी बात आप जितने भी सुने हैं और समझे हैं, इसको बार बार सुन समझ के याद कर लीजिए। यहां से बाहर आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। जब भी आएगा इसी वीडियो के मतलब थ्रू आप अगर पूरे पढ़ाई कर लेंगे तो 100% इसी से देखने को मिलेगा।